अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। इलेक्शन का इनेकाद हुआ और आज 14 तारीख है। 8 तारीख को अवाम निकली बाहर, उन्होंने वोट कास्ट किए। लेकिन आज की तारीख तक, अब तक, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिजल्ट कंपाइल नहीं किया। ना कि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बल्कि केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब ने गुज़िश्ता दिनों में इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बनते हुए उनके बिहाफ पे तारीफ़ें की कि बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है और फ्री एंड फेयर हुआ है। खैर, इलेक्शन के इनेकाद से पहले ये डिस्कशन की जा रही थी, एनालिसिस ये दिया जा रहा था कि के पी एज़ यूजुअल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पंजाब में नून गवर्नमेंट बनाएगी, फेडरल में भी नून गवर्नमेंट बनाएगी, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, सदर पाकिस्तान जो हैं वो जरदारी साहब होंगे, और एज़ यूजुअल सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास ही जाएगा। और बलूचिस्तान, जहाँ पे मुक़्तदर हलकों ने किसी तरफ अगर इशारा कर दिया या उन्होंने सिग्नल दे दिया, तो फिर वहाँ पे जो भी पार्टीज़ अवेलेबल हैं वो सीटें मिला के हुकूमत बना लेंगी। हुआ तकरीबन वैसा ही, लेकिन चेंजिंग ये आई कि सीएम पंजाब के बारे में भी कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ी बनेंगी, मगर बड़े मियाँ साहब अचानक से वो विड्रॉ हो गए और छोटे मियाँ साहब सामने आ गए वज़ीर आज़म बनने के लिए। डिस्कशन की जा रही थी कि चांसेस हैं, बट अपेरेंटली पीडीएम में जो परफॉर्मेंस रही और जो इन्फ्लेशन जहां तक पहुंचा दी पीडीएम की हुकूमत ने, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बड़े मियाँ साहब ही हुकूमत चलाएंगे और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन क्या वजूहात हैं, क्यों बड़े मियाँ साहब स्टेप बैक कर गए, और अब आइंदा आने वाली जो हुकूमत है वो किस तरह से चलेगी? पीपल्स पार्टी कहती है कि हम वज़ीर आज़म को वोट देंगे लेकिन वजारत नहीं लेंगे, हम अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए साथ दे रहे हैं नून लीग का, लेकिन जब वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कोई मिनिस्ट्री उनके पास नहीं होगी, तो फिर सपोर्ट कैसी? और अगर वज़ीर आज़म को वोट देते हैं तो फिर अपोजिशन कैसे करेंगे? इन तमाम मामला पे हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलायंस जमात इस्लामी के साथ होना था, जमात इस्लामी ने क्लियर कर दिया आज कि हम अलायंस नहीं कर रहे। खैर, नेशनल असम्बली में तो उनके पास पोजीशन ही कुछ ऐसी आ चुकी है, वो कैसे सपोर्ट करें? MWM के साथ विफाक में अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर बात करने के लिए, इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इब्राहिम बेग साहब, तज्जियाकार हैं, असद अब्बास साहब, रहनुमा MWM, और हसन साबिर साहब जिनका ताल्लुक MQM से है। फैसल करीम कुंडी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करना था आज, लेकिन वो बिजी हैं, नहीं आ सके, उन्होंने माजरत कर ली। इब्राहिम साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, अभी तक, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिजल्ट्स कंपाइल करके क्यों नहीं आवाज़ा किए अपनी वेबसाइट पे? मेरे मेरे ख्याल में नाअहली है। इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने जितना अपने आप को ख़राब किया है, इससे ज़्यादा कभी भी ख़राब नहीं किया। वैसे तो हर दौर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, लोगों को इतराज़ात रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इतराज़ात रही और मीडिया को इतराज़ात रहे और हर जगह पे रहे। लेकिन इस दफ़ा जिस तरीके की नाअहली उन्होंने साबित की है, जिस तरीके से ईएमएस की इतने बड़े अरसे से तारीफ हो रही थी, ईएमएस है, रात को 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, हर शख्स देख लेगा, मीडिया पे आ जाएगा और हम रिजल्ट उन्होंने दे देंगे क्लियरली अनाउंस अल्टीमेट। किया था कि अगले दिन, यानी कि 9 तारीख को दिन 2 बजे तक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो कह रहे थे कि रात तक हम दे देंगे उसको, जी अगले हाँ। दिन तो ऑफिशियली हम आपको बता देंगे। हाँ लेकिन जी। आप ये देखें कि ईएमएस फेल हुआ। रात को उनने कभी इंटरनेट का बहाना कर दिया और इंटरनेट पे बैठ गया जी, ये हो नहीं रहा काम, मीडिया बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, फलां चीज़ काम नहीं कर रही। अल्टीमेटली आपने देखे अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, इतने दिन गुजर गए। अब वो बहाना मेरे ख्याल में ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में पटिशन्स, दरखास्तें बेपनाह आ रही हैं। उन दरखास्तों का पहले फैसला कर लें, उनको देख लें। वो किसी भी इलेक्शन में, जब इलेक्शन होते रहे, जिस दौर में भी होते रहे, और किसी भी दौर में, किसी भी टर्म में आप देख लें, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा दरखास्तें हैं। हाई कोर्ट के पास बहुत सारी दरखास्तें हैं। लोग बार-बार पटिशन्स कर रहे हैं कि हमारे रिज़ल्ट चेंज हो गए, हमारे रिज़ल्ट ख़राब हो गए, हमारा रिज़ल्ट कुछ और दिया गया, 45 फॉर्म में कुछ और था, 47 में कुछ और था और 48 अभी तक दिया नहीं गया। तो इस तरीके से अभी तक वो बहाना कर रहे हैं, लेकिन ये नालायकी, नाअहली, मिसमैनेजमेंट है और यकीनन इसके पीछे बदनीति भी अच्छा, इसको जिन रूल हलकों आउट में कुछ नहीं किया दरखास्तें जा। आई हैं, ये मामलात कुछ ऐसे हैं जहाँ पे शकूक व शुबहात हैं कैंडिडेट्स की जानिब से, तो उनको रोक के बाकी तो रिजल्ट्स उनको देने चाहिए ना। और फिर ये देखें, नहीं, इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन, यूरोपीय यूनियन वाले, जॉन बोल्टन साबिक अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर रहे हैं, वो कहते हैं कि बानी पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो उनकी हकीकी जीत है। फिर ये भी बयानात आ रहे हैं कि तशवीश है हमें जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस के हवाले से और उसके रोल के हवाले से।
यानी आप ये देखें कि 8 तारीख को 9 तारीख को जो गंद, मैं उसको कहूँगा बहुत बुरा हुआ, बुरा लफ्ज़ है, लेकिन जिस तरीके से आप कह सकते हैं अवामी लफ्ज़ एक है, जी हाँ। और उसको मज़ीद गंदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ये सारा कुछ अच्छा, कर आप रहा है। अगर यानी बेग इलेक्शन साहब कमीशन ओवरऑल अगर आप जो इलेक्शंस का इनेकाद हुआ इसको अगर आप समराइज करें एक जुमले में, तो आप कैसे समराइज करेंगे? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस कैसा इनेकाद कराया इस दफा? ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई कमज़ोर इलेक्शन ठीक इनेकाद है। कराया। और कोई इससे पहले भी उस पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है लेकिन जी, पॉइंट बार-बार वो टेकन। कह रहे थे कि ईएमएस के ज़रिए हम इलेक्शन रात को अगले दिन तक रिज़ल्ट दे देंगे, वो नहीं हुआ। ठीक है। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने फैसले दिए, उससे पहले उन पे मिसट्रस्ट था। ये मेरे ख्याल में इंतहाई पुअर इलेक्शन हुआ है, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत पुअर हैं, ठीक है जी। जिसको कोई बंदा रिलाय नहीं कर रहा, कोई बिलीव नहीं कर रहा। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अभी भी उसके पास मौका है, जो रियल पोजीशन है, जो रियलिस्टिक पोजीशन है, वही करनी चाहिए ईमानदारी के साथ। तब भी लोग यकीन कर लेंगे। आप कुछ भी हो रहा हो, तब भी अगर आप ईमानदारी और सच पे चले जाएंगे तो लोग ट्रस्ट कर लेंगे। अगर आप इसी तरीके से झूठ बोलते रहे, इस तरीके से आप कंट्राडिक्टिव बयान देते रहे, तो कोई भी आप पे ना मुल्क के अंदर यकीन कर रहा है, ना मुल्क के बाहर कोई यकीन कर रहा है, ना कभी कोई यकीन करेगा। अभी भी इनको चाहिए ये अपने आप को इम्प्रूव करें, ट्रैक पे आ जाएं, सही बात करें, जो हो रही है, जो होने वाली है, वही बात करनी चाहिए। ठीक है जी। हसान साहब, आपसे अब तक, क्योंकि एमक्यूएम से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी को आज, तो आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ, दिन तो काफ़ी हो गए हैं इलेक्शंस को। आप बहसीत सियासतदान इस दफ़ा के इलेक्शन से सेटिस्फाइड हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में जो पार्टी जीत जाती है उसको तहफ़्फ़ुज़ात कम होते हैं, और जो हार जाती है पार्टी उसको तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा ज़्यादा होते होता है। हैं ऐसे ही। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमेशा पाकिस्तान में इलेक्शन में कोई ना कोई तनाज़ा ज़रूर खड़ा हुआ है, और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी वो तनाज़ा है। असल में यहाँ पे अब तबसरे ज़्यादा होने लग गए बजाय इस काबिरी काम के। हमने जब इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की थी, और ये पार्लियामेंट का काम होता है हर इलेक्शन से पहले उसको बेहतर तजावीज़ के साथ तमाम पार्टियां बैठ के उसकी तरमीम करती है। तो जो असम्बली में मौजूद थी पार्टीज, उन्होंने अपने तौर पर बात तजावीज़ पेश करके उसको बेहतर करने की कोशिश की है। इलेक्शन एक्ट 2017 रूल करता है, और उसी के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने अफेयर्स भी चलाता है, और इलेक्शन की तमाम कार्रवाई उसी के तहत होती है। अब जब उसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी इसकी ऑब्जेक्शंस या इसके खिलाफ जितनी भी पिटीशंस फाइल होंगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही डिसाइड करेगा थ्रू ट्राइब्यूनल्स। तो क्यों ये दीगर जमातें जिनके इतराज़ात थे वो मुतालिका हाई कोर्ट्स में 50-50, 60-60 पिटीशनों के साथ चले गए डीरेल करने के लिए सिस्टम। 14 दिन में नोटिफिकेशन जारी, 14 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करना है इलेक्शन कमीशन ने जीतने वाले जितने भी रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उनका। 14 दिन तो हो जाने देते हैं। आपने अगर पहले दिन ही एतराज़ात किए तो इलेक्शन कमीशन में जाके एतराज़ करें, मगर बजाय सर, इसके अब कि ना हाई कोर्ट में सियासतदानों को बढ़ा कुछ के अपनी आदत सी हो वीडियो। गई है। आप गुज़िश्ता कुछ 2-3 सालों में देख लें, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बार बार खटखटाया गया। जजेस खुद से कहते हैं कि आप भाईजान अपने आपके जो आपस के मामलात हैं पार्लियामेंट में आप उनको सुलझाएं जी और डिस्कस करें, रिजॉल्व करें। जी, ऐसा ही है। देखिए, अब शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने की आदत बढ़ गई है। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह होगा कि सब ट्रैक के ऊपर आएंगे। काजी फायजीसा साहब जो बहुत ही मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो अब फैसले दिए हैं उसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शहर में इस मुल्क में रहने वाले लोगों को थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल की जरूरत है। एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर काम करने की जरूरत है। इस मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि यहाँ पर कोई और इंतशार पैदा करे। ये टकराव की सियासत को खत्म करना चाहिए, और एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना तो चाहिए। आप कैसे आगे कंक्लूड बढ़ना करते हैं इस दफ़ा के इलेक्शंस को? चाहिए। सॉरी, आई कांट हियर यू आप कैसे कंक्लूड करते हैं अपने अल्फाज में इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन के रोल को? प्लीज। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसको इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा। ठीक है। पाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन करवाए हैं वो बहुत बहुत फ्री एंड फेयर थे। इसी तरह जो जितने भी गैर फाफिन ने मुल्की बहुत सारे मुबसरीन थे, एतराज़ात उठाए हैं। उन्होंने उन कहा है कि मुबसरीन आरओ ऑफिस में तो हमारे बहुत से नुमाइंदों को कुछ नहीं दिखाया, ना उन्होंने काउंटिंग दिखाई, ना जितने उन्होंने फॉर्म जो 45 गैर से मुल्की मुबसरीन थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि ये एक बेहतरीन इलेक्शन हुए। तो मैं उनकी रिपोर्ट्स को तो एक्सेप्ट करूंगा। पाफिन की रिपोर्ट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूरा इतना बड़ा पाकिस्तान है,
कहीं ना कोई लूप होल रह गया होगा। मैं ठीक इलेक्शन है। कमीशन की तरफ से जो तो रिप्रेजेंट नहीं करा, बट कराची में ओवरऑल बेहतर कारकर्दगी थी इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये बताइए कि एमक्यूएम ने बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और हम सब हैरान हो रहे थे कि इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, इतनी जल्दी रिजल्ट इनको कैसे पता चल गया? कैसे पता चला एमक्यूएम पाकिस्तान, मतलब देखिए यहाँ पे रिजल्ट इलेक्शन कमीशन रिजल्ट जो वो है वो अब तक इंतजार कर रहा है कि इलेक्शन नहीं, कमीशन को नहीं पता रिजल्ट क्या है, तो आपको कैसे पता चला? बिल्कुल पता चल जाता है जमातों को। जब आप अपना देखिए, इलेक्शन डे के ऊपर ही पता चल जाता है। इलेक्शन डे पे जो वोटर को बाहर निकाल सकता है वो इलेक्शन जीतता है। एमक्यूएम सुबह अपने वोटर निकालने में कामयाब हुई। इस शहर के लोगों को अपने नजरिए के ऊपर वापस लाने में कामयाब हुई। जब जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर कतारें आपने देखी, जो पोलिंग कैंप्स पे हमारे रश देखा, वो तमाम मीडिया ने दिखाया। और जब आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होता है कि आपकी पोजीशन क्या है। क्यों नहीं दूसरी और जमातों ने अच्छा, इजाफा किया। अगर आपकी लॉजिक पे असेसमेंट की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन को, वो तो मियां साहब तो पहले से वजीर आजम बने हुए थे मेजॉरिटी के साथ, वो ज़हनी तौर पे तैयार थे और पूरा मुल्क भी तैयार था अपेरेंटली, क्योंकि हम तो ये सुन के आदी हो चुके थे। तो आप क्या समझते हैं कि मियां साहब की असेसमेंट क्यों चेहरे नून लीग की लीडरशिप के उतरे हुए थे, और खबरें भी हैं ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने विनिंग स्पीच करनी थी, वो भी मुलतवी कर दी गई? देखिए, मैं तो एमक्यूएम का जवाब दे सकता हूँ कि एमक्यूएम को जब 2018 में उसके मैंडेट से महरूम किया गया था, मैं तो सीधे एमक्यूएम सियासतदान, ने, अगर आप कमेंट कर दें तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो नो वरीज। मैं गुजारिश करूँ, ठीक। देखिए लोगों से जुड़े रहना ज्यादा जरूरी होता है। अपने 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 हल्के के लोगों से जुड़ा रहना जरूरी है। मेरे ख्याल में मियां साहब का अपने हल्के के लोगों के साथ थोड़ा गैप पड़ गया है। उस गैप को फिल करेंगे तो उनकी तरफ है लोगों का रुझान। एमक्यूएम ने 2018 से लेकर 2024 तक अपने इस गैप को बढ़ाया नहीं, कम किया। और कम करने की वजह यही निकली कि लोग भरपूर तादाद में एमक्यूएम पर एतमाद करके जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख करके उन्होंने वोट डाला। ठीक है। असद साहब, आपकी पार्टी ने, एमडब्ल्यूएम ने कब डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, कैसे डिसाइड हुआ? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आपसे रब्ता किया या फिर आपने उनको ऑफ़र की? और आपका मंशूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मौका पर जो है हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका फराहम किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे जो प्रिंसिपल अलायंस हुआ वो 2022 में हुआ, जब रजीम चेंज हुई इस मुल्क में। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने चंद प्रिंसिपल पर इत्फाक किया और उन प्रिंसिपल के तहत हम जो है वो आज तक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उन प्रिंसिपल्स में बुनियादी तौर पर तहरीक पाकिस्तान की जो नजरियाती बुनियादों की हिफाजत करना था, इसराइल के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दी गई गाइडलाइन के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसी पर कायम रहना था। इसी तरह मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और वहदत को खुसूसी हैसियत हासिल थी। तो ये वो बुनियादी प्रिंसिपल थे कि जिसके तहत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है उन्होंने एक इश्तराक अमल किया और अपनी मुश्तरका जद्दोजहद का जो है वो आगाज किया। तो उसके तो बाद अभी हुकूमत बनाने के लिए, अभी हुकूमत के साथ अगर आप आपस में आपका अलायंस हो चुका है, ये इसमें अप्रोच आपने की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई? मैं इसमें ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ये कहा गया कि उनके साथ जो एक जबर बरता जा रहा है उसके नतीजे में उन्हें ये खदशा है कि उनसे उनकी पार्टी का सिंबल छीन लिया जाएगा। तो हमारे कायदे मोहतरम अल्लामा राजा नासिर अब्बास चाफी साहब ने उन्हें कहा कि हमारी पार्टी जो है वो आपके लिए हाजिर है। उन्होंने कहा कि आपकी क्या शराइत होगी? तो हमने ये कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है, हमारी सिर्फ यही शर्त है कि जो नजरिया आपने पाकिस्तान के जवानों को दिया है, जिस नजरिए पर पाकिस्तान का जवान आपके साथ खड़ा है, आपको उसी नजरिए पर कायम रहना होगा कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, इस मुल्क के फैसले इस मुल्क में होंगे। लिहाजा उसके अलावा जो नॉर्मली मुरवजा सियासत में जो तरीकाकार है कि हमें क्या आप सीटें देंगे, हमें क्या देंगे, इस तरह का कोई मुआहदा नहीं है हमारा। और हमने अनकंडीशनली उन्हें कहा है कि अगर इस मुल्क के अंदर आपके साथ जबर हुआ है, आपका निशान छीना गया है, तो इस मुश्किल घड़ी में हम जो मदद आपकी कर सकते हैं बगैर किसी कंडीशन के, हम आपके लिए मदद के लिए हाजिर हैं। ये बात। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो ज़िक्र किया मंशूर का, आपने ज़्यादा फ़ॉरेन पॉलिसी का ज़िक्र किया, उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी का ज़्यादा ज़िक्र था कि ममालिक, उनके साथ रिलेशंस, उम्मा, मुस्लिम उम्मा। तो जब नेशनल लेवल पे बात आती है, जो पार्टीज़ जिनके पास 1 सीट, 2 सीटें, 3 सीटें होती हैं, उनका मंशूर कभी आम आवाम तक पहुंचा नहीं है।
क्या आप लोग उस पर काम नहीं करते, बनाते नहीं हैं, या अगर बनाते हैं तो आप उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाते? नहीं नहीं, हमारा मंशूर जो है वो बिल्कुल बना हुआ है, और यही वजह है कि हमारा मंशूर और तहरीक इंसाफ का मंशूर करीब तरीन है। और उस मंशूर को आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। उसमें ये बुनियादी ठीक है। नुकात है कि अच्छा, जो पाकिस्तान के असल मसाइल जो है ना, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला ये है कि बाहर से पाकिस्तान को डिक्टेट किया महंगाई जाता है। सर, महंगाई असल मसला जो है वो महंगाई है, महंगाई बेरोजगारी के है, पीछे भी आप जाएंगे तो फाइनेंशियल उसके इश्यूज पीछे हैं। यही है कि आपको पाकिस्तान के मुफादात में पॉलिसीज नहीं बनाने दी जाती। वो इस्तेमाल कि जो पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाबों के मुताबिक जो है वो पनपने नहीं देना चाहता, वो इस तरह से आपको शिकंजे में लेता है कि फिर वो आप केयर टेकर वजीर पाकिस्तान आजम जो से है, उन्होंने कायद आजम के बारे में यही फरमा दिया था कि उनका जो फरमान है वो कोई अल्लाह माफ़ करे, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सहीफे पे कोई लिखी हुई चीज़ है कि यही उस पर हम नतीजा रद्दोबदल निकलता नहीं कर है सकते। कि खैर, जब आप वो तो यहाँ पे 30 मेंटालिटी ये पाई जाती है। 30 साल जब आप जो है आपके अंदर गैरत और अहमियत खत्म हो जाती है, आपके हुक्मरान जो है वो पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी की बात नहीं करते, तो उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक वजीर आजम की सतह का बंदा भी ये कहता है कि बानिया पाकिस्तान की बात किसी अहमियत की हामिल नहीं ठीक है। है, ये उसका नतीजा है। ठीक है। इसलिए अच्छा, हमने जो हमारा मेन फोकस है, इसीलिए वो खारजा अमूर के बारे में था पॉइंट कि टेकन जी। इसराइल के हवाले से भी हमें कायदे आज़म की गाइडलाइन लेनी होगी। तहरीक पाकिस्तान में जो नजरियाती बुनियादों पर हमने वादे किए थे इस खित्ते के अवाम से, उसको भी पूरा करना होगा। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो तमाम तर मसाइल हैं, उनकी जड़ हम समझते हैं कि जब हमारी खारजा पॉलिसी दुरुस्त हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो पाकिस्तानी अवाम के मुफादात के मुताबिक फैसले करेंगे। ये ठीक, खारजा पॉलिसी का दुरुस्त ना होना पाकिस्तान को दाखिली तौर पर भी जो है मुस्तहकम नहीं होने देता। ठीक है। अच्छा बेग साहब, ये बताइएगा कि अब एनालिसिस ये भी आ रहा है और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि चूंकि मरूसियत तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में है, इसको एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए, खैर इलेक्शंस होते हैं अपेरेंटली, लेकिन वो ज़ाहिर है जो फैमिली है, फैमिली ट्री वही चलता आ रहा है आगे। वो दो बड़ी पार्टीज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि बड़े मियाँ साहब ने कुर्बानी दी है मरियम नवाज साहिबा की वजह से, क्योंकि उनको सीएम बनाना था और वो स्टेप बैक कर गए। और अदरवाइज़ फिर हमज़ा साहब ने भी कहना था कि सीएम के लिए तो मैं भी एलिजिबल हूँ, मुझे बनना चाहिए। उन्होंने बड़ा होमवर्क किया आज तक पार्टी के लिए पंजाब में। और उसके साथ साथ फिर जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए तो फिर हमज़ा साहब का कोई एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या दिखाई देता? लेकिन देखें भट्टी साहब, ये बहुत ऑब्वियस था। आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने देखा कि बिलावल साहब ने जब ये कहा कि जरदारी साहब सदर होंगे हमारे, तो हमें लग रहा था कि आगे अलायंस की हुकूमत बनेगी और जरदारी साहब उनके कैंडिडेट होंगे। हमें उस वक्त भी लग रहा था। जब जरदारी साहब की पहली मीटिंग हुई नून के साथ, तो जरदारी साहब ने मरियम को जब नॉमिनेट किया, उससे भी ये लग रहा था कि अब मियां नवाज शरीफ का पता कट चुका है। ऊपर से ऊपर शहबाज शरीफ साहब होंगे। यानी जरदारी साहब ने किसी के कहने पे, अपने तौर पे सलाह मशवरा करके जो भी किया, उन्होंने बेसिकली शहबाज शरीफ को इनडायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया था। बाकी बात है मौरूसियत की। मौरूसियत यकीनन हम अपने जो सोशल एवोल्यूशन है, हमारा हमारा जो सोशल कदकाठ है, जो इर्तका हमारी जी। सोशल सोच है, जो हमारी कल्चरल सोच है, उससे आगे तो कोई सोसाइटी उससे ऊपर नहीं जाती, आहिस्ता आहिस्ता जाती है। यकीनन ना सिर्फ ये है कि पार्टीज में मौरूसियत है, बल्कि लोग भी उसको फॉलो करते हैं। लोग तो किसी हद तक देखे, पीपल्स पार्टी की मिसाल देते हैं कि जी जो लीडर फांसी पे चढ़ गए, उससे ज्यादा तो वर्कर्स ने कुर्बानी नहीं दी, इसलिए उनकी औलाद का हक है। जो बेनज़ीर गोली खा के इस दुनिया से चली गई और उन्होंने आके फेस किया चीज़ों को, उससे ज़्यादा हक तो किसी और फैमिली का नहीं है। किसी हद तक वो सही भी है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन पार्टीज के अंदर जमहूरियत अच्छा, बेसिकली लेकिन इसकी जो बेग साहब जस्टिफिकेशन, इसका जवाब रिबटल ये भी तो बनता है कि और थोड़े क्या ऐसे सियासतदान हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी जान चली गई, जिन्होंने जेल काटी, जिन्होंने कोड़े खाए, जो अजियत से गुजरे। नहीं, यकीनन उनकी कंपनसेशन होनी चाहिए, होती रही है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी होती रही है और बाहर भी होनी चाहिए। लेकिन ये है कि आप अपना जो सोशल कल्चरल कद काठ है, हमारा जो सोशल कल्चरल जो एक एक स्टेटस है, एक एक सोच है, उससे बाहर तो कोई कोई दुनिया की कोई सोसाइटी नहीं जा सकती। और ये तो अभी तक इंडिया में मौजूद है, बहुत सारे मुल्कों आपके इर्द गिर्द भी मौजूद है। और ये किसी हद तक आप वेस्ट में भी कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर जाते हैं। जब आप
फैमिलीज की, बुश फैमिली की बात करते हैं, जब आप इससे पहले वाली बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाता है। दिखाई लेकिन देता है, ठीक है। असल बात यह है कि पार्टीज की वर्किंग, पार्टीज ने पॉलिटिकल वर्किंग सही रखी है या नहीं रखी, उनके अंदर जमहूरियत है या नहीं है, उनने लोगों की बातें सुननी है या नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी जब पीपल्स पार्टी ने 2 दिन तक सीईसी की मीटिंग की, कंट्राडिक्शन लीडरशिप के अंदर मौजूद था। जरदारी साहब और बिलावल के पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा, पीपल्स कंट्राडिक्शन और पार्टी की फर्क जो मौजूद था। सीसी मीटिंग हुई ना दूसरी, उस पे बहुत मजे मजे के उनके आपस में डिस्कशंस हुई, कमेंट्स आए। इसको हम ना लेटर ऑन, अभी ब्रेक का वक्त हो जाता है, उससे पहले मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा वक्त है। मैं चाहूंगा कि मैं हसान साहब की जानिब जाऊं। इस पे हम आएंगे ब्रेक के बाद, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। बेग साहब, हसान साहब, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, आप लोग एक ही सूबे में रहते हैं और कराची बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो कितना बेहतर हो, खैर ये तो आपका अपना फैसला है ना, लेकिन कितना बेहतर हो, एक आम आवाम ये डिस्कस करती है कि अगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलजुल के सिंध में, कराची में आवाम की खिदमत करें तो बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर और पंजाब बहुत दूर है सिंध और कराची से। हसान साहब, 2008 के बाद 2008 वाले इलेक्शन में हमने कोशिश ये की कि मिलकर सिंध में जो है वो बेहतरी लाते हैं, बशमूल कराची, हैदराबाद और मीरपुर खां, सखर, हम बेहतरी लाने की कोशिश करते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर शायद सराहियत कर चुका है कि काम नहीं करना है, हमने सारे फेक काम करने, हमने जेन्युइन काम करने नहीं है। अभी ये 3 कंटिन्यूस पीरियड है, 3 टेन्योर है पीपल्स पार्टी के, चौथा उनको मिलने जा रहा है। 20 साल की, अगर 15 साल की पीछे एक कंटिन्यू पीरियड है। इससे पहले भी 3 दफा इनको हुक्मरानी मिली है सिंध के अंदर भी और वफाक में भी, लेकिन बेहतरी नहीं आई। अभी अगर बिलावल भुट्टो साहब ये फरमा रहे थे कल कि उनको मैंडेट नहीं मिला इसलिए वो वजीर आजम नहीं बनना चाहते, तो भाई मैंडेट कैसे मिलेगा? पंजाब में जाके सिंध की क्या सूरत हाल बता के वो मैंडेट हासिल कर सकते हैं? कि लाहौर को क्या कहेंगे कि कराची जैसा बना दूंगा, तो वो तो लाहौर वाले कभी वोट नहीं देंगे। पंजाब के दूसरे शहरों में अगर कहें कि मैं सखर लाड़काने जैसा बना दूंगा, कभी भी नहीं देंगे। वो तो हसान तो साहब, वो कराची अंग्रेजी में कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ। अगर उनकी सीटें थोड़ी ज़्यादा आ जाती तो जो हालात है मुल्क के, वज़ीर आज़म जब उनका बनता तो अवाम ने फिर साल 2 बाद कहना था कि आप तो डिलीवर ही नहीं कर पाए, पीडीएम वाला हाल होना था। फिर हमारा सारा सूरत हाल यही होती है कि जैसे एमक्यूएम यहाँ पर अपने हुकूक की जंग लड़ रही है, तो पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज हैं और जितने वहाँ के शहरी है पंजाब के बिलखुसूस, जो एक अच्छी पाकिस्तान में बेहतर लाइफ गुजार रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में वो बेहतर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका उनका सूबा बेहतर है, हेल्थ के सेक्टर में बेहतर है, एजुकेशन सारी चीजें बेहतर है बनिस्बत कराची सिंध के, बनिस्बत सिंध के। तो वो फिर वो बहुत पछताते इस मैंडेट को, फिर आइंदा कभी जिंदगी में ना देते पीपल्स पार्टी को। एनीवे, लेकिन ये है कि वो अगर अपना बयानिया जो बना नहीं सकते, जो सिंध को नहीं कर सकते, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बात की जाए और उस पीपल्स पार्टी को जो 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर आमादा किया जाए। 18वीं तरमीम इसलिए की गई थी कि सूबों में पावर्स डिवॉल्व हो और सूबे नीचे ग्रास रूट लेवल पर 3rd ईयर गवर्नमेंट को डिवॉल्व कर दें, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स। बट आज जरा देखें कि 17 साल, 15 साल, 16 साल हो गए, 2010 में बनी थी, 14 साल इस बात को हो गए, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सिंध हुकूमत ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि जो एनएफसी के जरिए पैसा आता है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तकसीम कर दिया जाए। तो सिर्फ एमक्यूएम के लिए नहीं है वो पैसा जो काम करने के लिए आएगा, वो पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए भी फायदा होगा, वो पीएमएलएन के वर्कर का भी फायदा होगा, कराची से कश्मीर, कश्मीर से कश्मीर तक के आवाम का फायदा होगा। हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और उसूली तौर पे तो 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को इख्तियार दिया गया तो मुकाबला होना चाहिए था कि कौन सा सूबा तरक्की में सबसे आगे जा रहा है, कंपटीशन होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो कंपटीशन तो इन्होंने तो पूरे सूबा सिंध को बर्बाद करके रख दिया। हमारी तो जंग इस बात के ऊपर है, हम हमेशा कोशिशें करते रहे कि इनके साथ बैठ के बातचीत करें, एक बेहतर फार्मूला तय करें, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें। हम इख्तियारात की बात करते हैं कि आप यूसी के नाजिम को, जो आपका सिटी का नाजिम है, उसको ये इख्तियार दें। चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो गटर का ढक्कन लगा रहा हो, वो जो है सड़कों के लिए वो रास्ते पे खड़ा होकर सड़कें बनवा रहा है। उसका काम लेजिस्लेशन करना है, वो लेजिस्लेशन करे, लेकिन जो काम जिसका है उसको दिया जाए। लेकिन ये काम ना तो सिंध में हुआ, ना पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान किसी भी जगह नहीं किया, क्योंकि ये जितनी भी पार्टी, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, कभी इन्होंने तवज्जो नहीं दी कि लोकल गवर्नमेंट एक मजबूत
तीसरा तीसरा थर्ड ईयर ऑफ ठीक है। गवर्नमेंट बने। अच्छा हसन साहब, आपके उनके आला क़यादत ने रिश्तेदार कहा बने। था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत है हमारी MQM की, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए चल के कराची। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग चल के आ गए इधर लाहौर? देखिए, चूंकि सियासत में बहुत सारी बातें होती हैं, ये वाली बात भी इसी में से समझें आप उसको। और क्योंकि सिर्फ PMLN से मुलाकात नहीं थी, उसमें और भी मुलाकातें थी और भी सियासी जमातों से मुलाकातें थी, लिहाजा वो बेहतर था कि एक जगह जाके सबसे मुलाकात कर ली जाए एक ही दफा। ठीक है। असद साहब, आपके वकला क्या कहते हैं? क्योंकि बाकी जो बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो ये कह रहे हैं कि चाहे जिस पार्टी में भी शामिल हो जाए, इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलने जा रही। तो आपकी मुशावरत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ, क़यादत के साथ? जी वो क्या जी, कह रहे हैं? तो हमारी अपने वकला के साथ भी बात हुई है और तहरीक इंसाफ की भी अपने वकला से बात हुई है। देखें, 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें वादे लिखा है कि पार्टी के पास जितना मैंडेट होगा उसका 30% का कोटा जो है रिजर्व सीट्स का दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिजर्व सीट्स जो है वो जाहिर है हमें एलोकेट होंगी। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई कवायदो ज़वाबित जो है वो 2017 के एक्ट से हटकर बनाए हैं, तो जाहिर है 2017 का एक्ट जो है उसके मुताबिक फैसला जात उसकी होंगे। इंटरप्रिटेशन का भी तस्करा हो रहा है कि उसकी इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला क्या करते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील क्या करते हैं, या फिर अगर दूसरी पार्टीज अगेंस्ट उसकी जाती हैं कुछ आपके। प्रेसिडेंट माजी में मौजूद हैं, उसकी प्रेसिडेंट कुछ माजी में मौजूद हैं कि कई फाटा दफा फाटा ऐसा के हुआ जम है। होने के हवाले से, जी जब फाटा जम हुआ था, हाँ, नहीं फाटा जाम नहीं हुआ था। 2018 में जो है वो रिजर्व सीट्स जो है उस पे एक पार्टी के पास ने जो है वो जमा नहीं करवाई थी और उसके बाद जो है उन्हें ये कहा गया कि आप जो है ये अकलियती सीट्स जो है ये जमा करवा दें। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आइन में ये लिखा हुआ है कि 30% सीट्स होंगी, तो फर्ज करें अगर ये सीट्स जो है वो हमें नहीं मिलती, तो ये सीट्स जो है वो दूसरी पार्टीज को मिल जाती हैं, तो इसका मतलब है कि उनका कोटा 30% से एक्सीड कर जाएगा, जो कि ठीक है। ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं होगा आईनी तौर पर। और ठीक। अगर वो सीट्स जो है वो हमें भी नहीं मिलती और उनको भी नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो हाउस के मेंबर्स की तादाद को कम कर दिया, जो कि भी आप नहीं कर सकते। लिहाजा इसके अलावा जो है वो आईनी और कानूनी कोई रास्ता नहीं है कि ये सीट्स जो है वो हमें एलोकेट की जाए। ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बेग साहब, आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता संभालते जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? क्योंकि जो CEC की मीटिंग हुई है उसमें बिलावल साहब की जो सोच थी, उनका नज़रिया प्रिवेल करता दिखाई दिया। वो इस हक में नहीं थे कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें। जरदारी साहब कह रहे थे सपोर्ट करना चाहिए, तो बिलावल साहब ने कहा ठीक, और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स भी एग्री कर रहे थे बिलावल साहब के साथ। तो फिर उन्होंने इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि ठीक है, अगर हम सपोर्ट करते हैं तो खाली वज़ीर आज़म के लिए हम वोट देंगे, इसके अलावा हम काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। देखिए बिलावल साहब, मैं तो एक अरसे से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको फ्री हैंड नहीं लिया जा रहा। अदरवाइज वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। कभी भी उन्हें एक अरसे से आप देखें, उन्होंने जब भी कोई गुफ्तगू की है वो बहुत पॉलिटिकली मैच्योर और उनमें कंटेंट्स था, मटेरियल होता है। जब भी कोई बात करते हैं मीनिंगलेस बात नहीं करते, समझदार लीडर है। अभी जो इस तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई, जिस तरीके से लाहौर में आके एक चैलेंज कबूल किया एक सीट पे इलेक्शन 1 to 7 पे इलेक्शन लड़ने का, ये भी अच्छी पॉलिटिकल चाल थी उनकी यकीनन। और फिर ये देखे, लोग ये कह रहे थे कि वो नवाज शरीफ पे क्यों तनकीद कर रहे हैं, उसको वाज़ेह था एक पार्टी जो क्राइसिस में है और जो जिनके लीडरान जेल में हैं, जिनको सिंबल नहीं मिल रहा, जिनके साथ ज्यादतियाँ हो रही है, क्या वो उनके खिलाफ बात करते तब लीडर बनते? ज़ाहिर है आप उनके खिलाफ करेंगे, जो किंग पार्टी बन के आ रही है उसके खिलाफ ही बात करेंगे। और दूसरा ये है कि जो अपने आप को पंजाब का बहुत ही शेर समझते हैं कि आप किसी को एंटर नहीं होना, उनके खिलाफ आप बात करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस दौरान एक तो वजारत खारजा के जो उन्होंने संभाला, जिस तरीके से दुनिया जान के फोरम में उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने अपना कद काट यहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के बाहर, लोगों में, इस मुल्क से बाहर अपना कद काट खासा बढ़ा लिया। एक अच्छा बात। ठीक है। अच्छा बेग दूसरा साहब, ये है कि जी जो जी, इलेक्शन कैंपेन थी, इस कैंपेन में उन्होंने अपने आप बड़ी को अग्रेसिव वाहिद कैंपेन की। बड़ा अच्छा बेग साहब, ये बताइएगा वाहिद क्या पाकिस्तान एक्टिविस्ट पीपल्स पार्टी बड़े तरीके से, बहुत ही तरीके से, समझदारी से साइड पे हो गई है? उनको नजर आ रहे हैं हालात क्या हैं? 78 ट्रिलियन, फिर जो इस साल हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, फिर जो हमारे फाइनेंशियल मामलात बाकी हैं, दुनिया के कर्जे हमने वापस करने हैं, फिर हमारे सर्कुलर डेट है, बिजली के मामलात, गैस डिमांड सप्लाई 50% का फ़र्क है।
तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को नजर आ गया था कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है, नहीं देखिए, मैंने तो तो हम आपके काबीना का टीवी हिस्सा चैनल क्यों बने? आपके टीवी चैनल पे भी मैंने बात की थी। देखिए, अब भी मैं ये कहता हूँ कि जो जेन्युइन मैंडेट है वो या पीपल्स पार्टी के पास है या वो पीटीआई के पास है। पीटीआई के जो अच्छा, नून के आज़ाद पास मेंबरान जेन्युइन नहीं हैं, है, आप ये कह रहे हैं? किसके पास? नून के पास? नून, बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं, बहुत सारी अच्छा। बातें हो रही है, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, बाहर के लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन में जो इतराजात हो रहे हैं वो किस बात पे हो रहे हैं? इसी बात पे हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जेन्युइन मैंडेट रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको आपस में मिल के हुकूमत बनानी चाहिए थी। देखिए, जमहूरियत जो है भट्टी साहब, वो लोगों की राय का नाम है, लोगों की राय के एहतराम का नाम है। और ये नहीं है कि आप किसी को भी जिता दें तो लोगों की राय शामिल हो जाएगी। जो नाकाम जमहूरतें हैं वो इसी वजह से हैं कि लोगों का वहां पे ओपिनियन शामिल नहीं होता, लोगों की राय शामिल नहीं होती। ठीक है। इस वक्त दो पॉलिटिकल जो ट्राइएंगल बनी है उसमें लोगों ने दो पॉलिटिकल पार्टीज को जेन्युइनली सपोर्ट किया है, जिनमें कोई बहुत कम एतराजात हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो लोग थे, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने कैंपेन के दौरान भी सिग्नलिंग की है, मैसेज दिए हैं पीटीआई को कि हम और आप बाद में इकट्ठे हो सकते हैं, और और हैरानकुन इलेक्शन बात है जीतने कि के बाद जरदारी भी साहब, उन्होंने कहा। हैरानकुन बात है कि जरदारी साहब तोड़ जोड़ के माहिर समझे जाते हैं, उनका इस दफा जादू चला नहीं है, क्योंकि ये समझा जा रहा था 30 से 35 आज़ाद कैंडिडेट्स आराम से उनके साथ शामिल हो जाएंगे, शायद नंबर जैसे ऊपर भी चले जाएं। पॉइंट टेकन जी। बेग साहब, हसान साहब, कराची के इस वक्त असल मसाइल हैं क्या? कराची के मसले, एक मसला नहीं, मसाइल का अंबार है। जी जी, मसाइल हैं क्या? कराची में देखें, कराची के अंदर ना तो पीने का साफ पानी है, ना सीवरेज का कोई निजाम है। यहाँ बारिश होती है तो ये शहर डूब जाता है। पूरे पाकिस्तान में बारिश के दौरान कोई ऐसी अमवात की तस्करा नहीं आता, लेकिन कराची में अगर बारिश हो जाए तो करंट लगने से लोग मर जाते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। डाकुओं का राज है, पुलिस वाले डाकू बने हुए हैं। यहाँ आपने अभी पिछले साल लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आपने देखा, डाकू बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए, वो जाके ठप्पे लगाते रहे और पीपल्स पार्टी को जाके वोट लगाते रहे। पीपल्स पार्टी की बातें क्या करनी है कि पीपल्स पार्टी जो है उसका नैरेटिव बिकता नहीं बिकता भाई, सिंध में नहीं बिकता। सिंध में रह के देखें, पंजाब में रह के पीपल्स पार्टी की जय जयकार करना बड़ा आसान है। आप दे दें मैंडेट उसको और फिर आप जरा देख लें जो सूरत है, जो गवर्नेंस उसकी रही है यहाँ पे, उसको वही सूरत हाल अपने पास बना लें। हमें तो इतराज नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है जी ये शहर, 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। इसको वापस रिटर्न में जो एनएफसी से पैसा है वो तकरीबन 1200 अरब रुपए सिंध हुकूमत को एनएफसी से हर साल मिलते हैं। 1200 अरब रुपए में से कराची के अंदर क्या क्या खर्चा करते हैं, क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जाता है। एक चीफ मिनिस्टर जो सिंध का होता है वो पूरे पैसे का मालिक बन के बैठा रहता है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन के अंदर इन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि 49,800 स्कूल में जो सिंध हुकूमत के स्कूल है पूरे सिंध में, उसमें से 42,300 स्कूल घोस्ट स्कूल है। ये तो मेयार है यहाँ पे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का 15 साल का। आप कहेंगे जी बिलावल भुट्टो आगे तब्दील कर देंगे, क्या तब्दील, क्या बिलावल भुट्टो मतलब वजीर आलम जब तक नहीं बनेंगे उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकता। जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने यहाँ पे बैठाया हुआ था वो ताबे नहीं था उस वक्त, बिलावल भुट्टो का बैड गवर्नेंस का उस वक्त ताबे नहीं था। वो अपनी मर्जी चला रहा था क्या यहाँ पे बैठ के? अगर वो अपनी मर्जी चला रहा था तो आप वजीर आला क्या बिलावल भुट्टो बनेंगे? वो आगे अपने तौर पर ठीक कर लेंगे। भाई अगर बागडोर पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो के पास है तो उस वक्त सही कर लेना चाहिए था ना। ठीक है जी। इनकी चीजें ठीक कर लेनी चाहिए थी। तो इतनी पीपल्स पार्टी के लिए हमदर्दी अगर है लोगों को, तो बिल्कुल दें आप वोट, पंजाब के अंदर दें उनको वोट और उनको लेके आए और बिठाएं और फिर देखें पाकिस्तान का हाल, पूरे पाकिस्तान का हाल सिंध जैसा कर लें। हमारी दुआ कर लें आप, अगर ऐसा करना चाहते हैं बिल्कुल करें। अच्छा, पीपल्स पार्टी की सियासत जी जरदारी साहब की बड़ी जबरदस्त। अच्छा, ये सियासत है कि लोगों को तोड़ जोड़ की सियासत, ये सियासत है? इस दफा नहीं टूटे ना सर, इस दफा नहीं टूटे, हम भी हैरान है। अच्छा ये बताएं कि आपने इस दफा नून लीग से मांगा क्या है? हमने जनाब, मैंने जो आपको पहले शुरू में बताया कि हम मांग रहे हैं ये आईनी तरमीम के लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करो। नहीं सर, वजारतें कौन सी मांगी हैं? कोई गवर्नरशिप मांगी है, कोई वजारत वजारत नहीं मांगी मांगी, है? हमने कोई वजारत नहीं मांगी, हमें कोई वजारत नहीं और चाहिए। अगर आप वो देते हैं तो आप ले लेंगे? चाहिए जिससे, हमें कोई वजारत नहीं चाहिए, हमें वो सिस्टम चाहिए जिससे अच्छा। पूरे पाकिस्तान में लोगों के मसाइल का हल निकले। वजारत ले लेने से हल नहीं होगा सर, सिस्टम पूरा पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। सिस्टम ठीक होगा जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे उसको नीचे डिलीवर नहीं करेंगे, मामले हल नहीं होंगे पाकिस्तान में। ठीक है। असद साहब,
जी जी। ये बताइएगा कि जो कैंडिडेट्स जिनके पास फॉर्म 45 हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास वो रिजल्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिजल्ट्स के बिल्कुल बरक्स है, तो अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हल्फ उठा लेते हैं, काबीना भी बन जाती है और एक पार्लिमानी निज़ाम स्मूथली वो अपनी ट्रांजिशन की तरफ चला जाता है, तो फिर क्या आप उस हुकूमत के दौरान केसेस करेंगे, इनको फॉलो अप करेंगे? अगर आपके नंबर्स बढ़ जाते हैं इन दैट केस, फिर आप क्या अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, या फिर आप समझेंगे कि सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहिए, हम 5 साल मुकम्मल होने दें और उसके बाद नए इलेक्शन में दोबारा सामना करेंगे? मेरा तो ये ख्याल है कि जी इंशाल्लाह ये इजलास होने से पहले ही बहुत सारे फैसले आ जाएंगे और हम जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये जिस तरह से धांधली हुई है और जिस तरह से इस निज़ाम को लपेटा जाने की कोशिश की गई है, मैं अच्छा कता कलामी वो के लिए इतना माजरत, मैं आपको क्लियर है। बहुत बहुत जल्दी रिस्पांस में टोक रहा हूँ, लेकिन जो आपने कहा ना कि बहुत जल्द रिजल्ट्स आ जाएंगे, सर ये आपको पता है हमारे अदालती निज़ाम में, हमारी कोर्ट्स में कितने लाख केसेस पेंडिंग है इस वक्त? नहीं, वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये इतने बुरे तरीके से धांधली की गई है कि शायद इसको पेंडिंग रखना जो है वो किसी के बस में नहीं रहा होगा। आप अच्छा। देख रहे हैं कि अमेरिकन सेंटर्स क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल दुनिया क्या कह रही है, बाकी सारे लोग क्या कह रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की इकानमी को आपने स्टेबल साइड पे लेकर जाना है, तो यकीनी बात है कि आपको कम अज कम अगर आप पूरे ही धांधली को जो है उसका कोई हल ना निकाल सके, तो जो जिन लोगों ने फॉर्म 45 के तहत अदालत में केसेस किए हैं, इनको बहुत जल्द आपको इनके फैसले करना होंगे और उस फैसलों के नतीजे में इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम अकेले जो है वो इस हुकूमत को हुकूमत बना सकेंगे, मरकज में भी और पंजाब में भी, और केपीके में तो है ऑलरेडी। ठीक है जी, बाकी सवालों के जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अच्छा बेग साहब, ये बताइए आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से साइड पे होकर बैठ जाएगी, वो क्या ये कन्फ्यूजन सी आवाम को समझ नहीं आ रही? थोड़ा सा क्लियर कर दें हमारे नाजरीन के लिए भी, मेरे लिए भी। अगर वज़ीर आज़म को वोट देते हैं तो और वजारत कोई नहीं लेते, तो वो क्या टेक्निकली अपोजिशन में बैठेंगे या फिर वो फ्रेंडली अपोजिशन होगी? अगर फ्रेंडली अपोजिशन होगी तो अपोजिशन का तो कोई फ़ायदा कोई नहीं है। नहीं, अपोजिशन पे नहीं बैठेंगे वो बिल्कुल गवर्नमेंट के जब साथ वजारत बैठेंगे। नहीं है सर, तो फिर हुकूमत का हिस्सा वो कैसे होंगे? सिर्फ वो उस वोट के बिना पे कहेंगे हम हुकूमत का हिस्सा हैं? या फिर आप नहीं, समझते हैं कि अगर बुरा टाइम आ गया नून लीग पे, अगर वो मैनेज ना कर पाए फाइनेंशियल मामलात, तो फिर पीपल्स पार्टी कहेगी हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, हमने सिर्फ मियाँ साहब को वोट दी थी वजीर आजम के नहीं, लिए। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। अदरवाइज देखे वो बिल्कुल गवर्नमेंट साइड पे बैठेंगे। उन्होंने खुद ऐलान किया है कि हम उनके साथ होंगे, हम बजट में उनका साथ देंगे। यानी बजट में साथ देने से बड़ी कौन सी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट हो सकती है? हम उनके प्राइम मिनिस्टर को बनवाएंगे, उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, उनके मशरूम में शामिल होंगे, लेकिन हम उनके गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज हैं, यानी कैबिनेट जो है, उनका हिस्सा नहीं होंगे। यानी ये हम फ्री हैंड, एक 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 और तरीके से भट्टी साहब इसको देखे कि वो चाह रहे हैं कि हम नून की हुकूमत को फ्री हैंड देंगे, वो जो कर सकते हैं लोगों के लिए करें, हम उनको सिर्फ सपोर्ट करेंगे ताकि पता चले वो कितना एक मुल्क को मुसीबतों से निकाल सकते हैं, पता चले वो मुल्क को क्राइसिस से किस तरह निकाल सकते हैं, पता चले अपने मंशूर पे किस तरह अमल कर सकते हैं। अगर वो अमल कर गए तो फाबिहा, अगर ना किया तो पीपल्स पार्टी कह सकती है कि हमने तो उनको फ्री हैंड दिया था, हमने तो उनको सपोर्ट की थी, हमने तो उनको अपोज नहीं किया। ठीक है हसान साहब, आपकी राय में इन इलेक्शंस में कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट्स निकाली हैं? लेकिन जो जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है वो तो इंडिपेंडेंट है, जो जिन्होंने अपना पीटीआई से की एफिलिएशन है, और नजर आ रहा है कि उन्होंने उनको जो है लोगों ने सीट्स उनको मिली हैं। लेकिन एक चीज और भी है इसके साथ कि अगर पेशावर में, पंजाब के शहरों में पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट मिला है और वहाँ इलेक्शन उन पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लगता है कि फ्री एंड फेयर हुए हैं, तो क्यों नहीं मान लेते कि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी ठीक हुए? क्यों एमक्यूएम के और कराची और हैदराबाद शहर के मैंडेट को जो जेन्युइनली एमक्यूएम को मिला है उस पर क्वेश्चन मार्क कर लगा रहा है? ये बात भी तो शामिल रखें कि अगर पूरे पाकिस्तान में उसी इलेक्शन कमीशन ने उनको फ्री एंड फेयर हैंड देकर उनको एक अच्छे मार्जिन के साथ उनके जो सपोर्ट कर दिया, या वो खुद से जीत गए या लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, तो कराची में ऐसा क्या है इनका पीटीआई का जो ये कहते हैं कि जी कराची में फ्री एंड फेयर नहीं हुआ? मेरे लिए मैं भी एक क्वेश्चन इनके सामने रखना खैर चाहता आप हूँ। तो उनको बहुत अच्छे कराची तरीके से से जानते होंगे, आप तो इनके साथ रहे हैं। पीटीआई के साथ देखिए, पीटीआई के साथ जो हमारा
हुकूमत का पीरियड है, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तजर्बा नहीं है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में जिस तरह तमाम पार्टीज को एक साइड किया गया था, उसमें से एमकेएम भी थी। एमकेएम ने अपना मैंडेट जो चुराया गया था वो वापस हासिल किया। इस शहर के साथ वाबस्तगी एमकेएम की ही है और एमकेएम अपना मैंडेट वापस हासिल करने में कामयाब हुई है। ठीक है असद साहब, ये हसन साहब के सवाल का आपने बात सही की है। जी 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 फरमाइए। नहीं, आपने कहा कि मुझे मालूम है, तो डेफिनेटली मुझे मालूम है, इसीलिए तो ये बात की है मैंने। जी ठीक है। बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जहाँ पे खड़ी है, उनकी आला क़यादत वो खुद से जिम्मेदार है? नहीं, यकीनन काफी हद तक जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ देखिए, नॉन पॉलिटिकल फैसले जो है, असम्बलीज को तोड़ना ये नॉन पॉलिटिकल फैसला था। कौमी असम्बली से बाहर आना गैर सियासी फैसला था। आप प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, आप प्रोसेस से बाहर नहीं आते। फिर उसके बाद आप ये देखें 9 मई बजाते खुद एक कोई अच्छा, वो खुद भी नहीं समझते कोई अच्छा वाकया हुआ है। चौथी बात। पांचवी एक और चीज है, देखिए सिंबल लिया जाना बिल्कुल मैं कहता हूँ गलत फैसला है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। लेकिन अगर पीटीआई उसको सही मानों में कंटेस्ट करती है और एंड पे आपने देखा वो अगर ये कह देते सुप्रीम कोर्ट को कि ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये समझ रहा है कि इलेक्शन सही नहीं हुए, तो आप हमें डेट दे दें, हम इलेक्शन करा देते हैं। वो तो सही सर उनकी इलेक्शन अपनी करा गलती देते भी हैं। थी ना, आप लाहौर कहें हाई कोर्ट में उनका केस ऑलरेडी वो चल रहा था, वो ज़ेरे समाअत था, तो वो पेंडिंग था। यहाँ पे उन्होंने एक और एप्लीकेशन डाल दी थी, तो वो खैर उनकी अपनी गलतियां भी हैं। देखे ना, अगर वो ये कह देते सुप्रीम कोर्ट में कि बेशक आप अपने रजिस्ट्रार को हुक्म दे दें, आप अटॉर्नी जनरल को हुक्म दे दें, उसकी बेशक मॉनिटरिंग कर लें, हम इलेक्शन करा देते हैं, हमें सिंबल दें। सिंबल इसलिए कि वोटर का राइट है, बेसिकली ठीक है। पार्टी का है या नहीं है, वोटर का राइट है सिंबल को वोट देना। इसलिए वोटर का राइट दुनिया के किसी आइन में खत्म नहीं किया जा सकता, दुनिया के किसी कानून में खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दफा फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले हम इलेक्शन करा रहे हैं, वो भी अच्छा फैसला था, उनको इलेक्शन करा लेना चाहिए था। अगर अगर इलेक्शन करा देते तो दोबारा जा सकते थे। आज जो वो कह रहे हैं और मुख्तलिफ टाइमली भी तो पार्टी इलेक्शंस नहीं किए ना उन्होंने 2-3 साल उसको डिले किया। हसन साहब, आने वाली हुकूमत के लिए आप क्या समझ रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज और वो चैलेंज जो कि सबसे पहले हुकूमत को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वो क्या है? और आप समझ रहे हैं सबसे क्या बड़ा हुकूमत चैलेंज कर तो पाएगी? एबिलिटीज हैं इन पार्टीज में? देखिए, माशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा चैलेंज है। ये मुल्क अब और मुतामिल नहीं हो सकता किसी भी एडवेंचर का। दूसरा सबसे अहम ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जितने डिफरेंसेस लेकर आपस में एक दूसरे के साथ बैठ रही हैं, उसके बावजूद इनके देखें सबके मंशूर अलग अलग हैं, सबकी जो है वो काविशें अलग अलग है, सबका वोट बैंक अलग है। तो सबको खुश रखना मखलूत हुकूमत में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी ये चैलेंजेस हैं, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अगर मखलूत हुकूमत के जरिए आगे चलता है, ये देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट भी एक मखलूत काइंड ऑफ गवर्नमेंट ही थी ना। इन्होंने भी अपने तौर पर फैसले किए, लेकिन वो फैसले देर पर नहीं हो सकते क्योंकि इंटरिम सेटअप है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी टाइम देना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपने तौर पर अपने डिसीजंस ले सकती है, वो काम कर सकती और कर पाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक चलेगी है। ये हुकूमत तो पाकिस्तान चलेगा। बहुत शुक्रिया जी। अगर हुकूमत कामयाब हुई, हुकूमत चली तो पाकिस्तान भी चलेगा। इब्राहिम बेग साहब, असद अब्बास साहब, हसन साबिर साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।